नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 9 वर्ष के बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। इनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और वो चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं और इनके प्रश्नों का उत्तर दूं। बेसिकली ये जो बच्चा है अभी जो 9 वर्ष के हैं ये ब्लड कैंसर इनको बीमारी हुई है और फर्स्ट स्टेज में है अभी। तो बेसिकली इनके हेल्थ से जुड़े हुए एस्पेक्ट को लेकर के ये जानना चाहते हैं कि आगे का समय कैसा रहेगा, कुंडली से आगे की चीज़ें कैसी दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसे सब्सक्राइब कर दें और यदि कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप सब तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज आते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 9 फरवरी 2012 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 2:58 दोपहर के और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्न इनके जो हैं वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं कि इस जातक को, इस बच्चे को अभी ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, फर्स्ट स्टेज में है ये और ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, अराउंड 2 वर्ष चलेगा ट्रीटमेंट। तो जानना चाहते हैं आगे की स्थिति कैसी रहने वाली है, आयु वगैरह, आगे के भविष्य को लेकर के ये जो है इन्होंने सवाल पूछे हैं। चलिए इनकी कुंडली को देख लेते हैं। विशेष जो है आज हमारा फोकस इनके स्वास्थ्य के ऊपर होगा, मतलब एजुकेशन, संतान, शिक्षा, प्रेम प्यार, धन संपत्ति, करियर, ये सब हम थोड़े संक्षिप्त में बात करेंगे। विशेष जो आज हमारी चर्चा रहेगी इस वीडियो में वो रहेगी इनके स्वास्थ्य के ऊपर। सीधे इनकी लगन कुंडली को देख लेते हैं। 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है इनकी कुंडली। मिथुन लगन की बन जाती है। लगन का मान 17 डिग्री है, यानी लगन के पास बलाबल ठीक ठाक माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। लग्नेश जाकर के बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं चंद्रमा की बात कर ली जाए तो चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न एवं सिंह राशि की। मिथुन लग्न यानी कि कम्युनिकेशन के मामले में ऐसे लोग बढ़िया होते हैं, एक्शन लेने वाले होते हैं, एक जगह पर टिक करके काम करने में इनको मुश्किल आती है। और वहीं सिंह राशि की बात की जाए तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं। लग्नेश बुध जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मंगल के नक्षत्र में बैठा है, शनि की राशि में अस्त का होकर के बाल अवस्था में यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कई बार कहा है कि यदि लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शरीर का स्वामी त्रिक भाव में अगर बैठ गया और वो भी तब जब वो स्वग्रही या उच्च का ना हो रहा हो। यदि यहीं पर बुध स्वग्रही, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि स्वग्रही या उच्च के हो जाते तो उतनी परेशानी नहीं होती। अब बुध कभी भी त्रिक भाव में जो है अपने लगन में वो उच्च के या स्वग्रही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। पहला ही भाव है वही बता रहा है कि थोड़ी सी समस्या आ सकती है। एक एक करके ग्रहों को देखते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल बैठे हुए हैं। इस कुंडली में चंद्रमा को समझा जाए तो धनेश बनते हैं, परिवार भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, धन संपत्ति भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं मंगल के साथ। यहाँ पर चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ करके जातक को आर्टिस्टिक स्किल्स देने वाला होगा, धन वगैरह के लिए जातक को प्रयत्न करना होगा और खूब सारा धन लाभ भी ये उठाने वाले होंगे, लेने वाले होंगे। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है, ये धन के मामले के लिए अच्छा है। अब मंगल को समझते हैं। मंगल षष्ठेष्ठ एवं लाभेश है, यानी कि परम मारक ग्रह है, कारक नहीं मारक ग्रह है, यानी कि सबसे नेगेटिव ग्रह है मंगल इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए। जाकर के मंगल तीसरे भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा को वो पीड़ित करेगा। समझिएगा, लक्ष्मी योग तो बन गया तो वो तो धन के लिए ठीक है, लेकिन मंगल चंद्रमा को पीड़ित करेंगे यहाँ पर। तो यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, धन के मामलों के लिए ठीक है। तीसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो इसको अच्छा माना जाता है। पराक्रमी होते हैं ऐसे लोग और अपने पराक्रम के माध्यम से जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। वक्री भी है मंगल, दौड़ भाग बहुत करवाएंगे। मृत अवस्था का ये मंगल है। कुंडली के छठे भाव को देखेंगे, कुंडली के भाग्य भाव को देखेंगे और दशम भाव को देखेंगे। देखिए छठे भाव को देखेंगे तो रोग की परेशानी, मतलब बीमारियां दे सकते हैं। वो ठीक है कि अपने घर को देखेंगे तो उसमें हेल्प भी करेंगे कि वो बीमारी से लड़ने की शक्ति भी आपको देंगे। दोनों ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो लड़ने की शक्ति भी मंगल देगा, कंपटीशन वगैरह में भी लाभ करवाएगा, भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा क्योंकि मार्केश है, और करियर में भी अवरोध की स्थिति उत्पन्न करेगा मंगल।
शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के पंचम भाव शिक्षा संतान भाव में बैठे हुए हैं वक्री होकर के अपनी उच्च की राशि में। बाल अवस्था में शनि है, अष्टमेश और भाग्येश है शनि इस कुंडली में। तो भाग्येश होने की वजह से शनि कारक भी माने जाएंगे, लेकिन अष्टमेश का दोष भी लगेगा यहाँ पर शनि को। इन दोनों ग्रहों के स्वामी शनि जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करेंगे, लेकिन शिक्षा पूरी होने में सहायता भी करेंगे। मतलब शिक्षा थोड़े विलंब से पूरी हो, इसकी स्थिति दिख रही है। संतान के मामले में भी थोड़ा डिले कर सकते हैं, शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और शिक्षा में ये मदद करेंगे, लेकिन विलंब भी देने वाले होंगे। पंचम भाव में बैठ करके शनि कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे, विवाह में थोड़ा डिले करेंगे। कुंडली के लाभ स्थान को देखेंगे, धन देने वाले होंगे। और कुंडली के धन भाव को भी शनि देवता देखेंगे, तो मेहनत के बाद धन संपत्ति की प्राप्ति आपको होगी। अब देखिए, शनि पंचम में बैठ करके आपके धन को आय को देख रहा है और साथ ही प्रॉपर्टी और धन को भी देख रहा है। तो इस वजह से जो है आपको मेहनत जरूर करनी होगी, और मेहनत करेंगे तो आपको धन वगैरह का लाभ देखने को मिलेगा जीवन में। राहु की बात कर लेते हैं। छठे भाव में राहु 17 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवावस्था का राहु है। इस राशि में राहु को अच्छा नहीं माना जाता है। वृश्चिक राशि में राहु का परिणाम अच्छा नहीं देखा गया है। छठा भाव रोग, ऋण एवं शत्रु का होता है, और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, और मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं, तो ये राहु भी अब मारक की तरह ही काम करेंगे। तो ये राहु बीमारियां देने वाला होगा, गुप्त शत्रु देने वाला होगा। यदि जॉब करते हैं आप, तो आपके जॉब में ये परेशानी दे सकता है। यहां से बैठ करके राहु आपके करियर को देखेगा, करियर में उतार चढ़ाव। कुंडली के भाग्य भाव को देखेगा, माफी चाहूंगा, 12वें भाव को देखेगा तो धन का व्यय करवाएगा, अस्पताल के चक्कर लगवाएगा। कुंडली के द्वितीय भाव को देखेगा तो धन का व्यय करवाएगा। तो कहने का मतलब है कि राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य एवं बुध को समझते हैं। सूर्य एवं बुध कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहने को बुधादित्य योग है यहाँ पर, जिस वजह से आपका जो माइंड है वो शार्प होगा। सूर्य बुध अष्टम में बैठे हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। सूर्य को समझें तो वो तृतीयेश हैं, और जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हुए। तीसरे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य अष्टम में बैठे हुए। मेहनत पराक्रम करेंगे आप, उससे कई बार हो सकता है कि आपको वैसा लाभ देखने को ना मिले, क्योंकि एफर्ट्स का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है। तो कई बार जो है जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट्स डालेंगे, उतना लाभ आपको देखने को शायद ना मिले। बुध की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस कुंडली में बुध लग्नेश एवं सुखेश होकर के अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं। बाल अवस्था के यहाँ पर बुध और अस्त के भी हैं। यहाँ पर बुध का बैठना लग्न से देखिए तो षडाष्टक दोष बनाता है। मतलब यहां से 8 घर दूर और इधर से 6 घर दूर, इसको षडाष्टक दोष कहते हैं। लगन यानी कि आपका शरीर, और जब उस भाव का स्वामी 6-8 में, मतलब 6-8 के संबंध बना ले उस भाव से, तो ये उस भाव की उन्नति में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि हेल्थ की परेशानी यहां पर बुध दे सकते हैं। इनकी दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी, तो धन भाव के ऊपर इनकी दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। शुक्र की बात कर लेते हैं। 7 डिग्री के साथ शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में हमें नजर आ रहे हैं ये शुक्र, और मालव्य नामक महापुरुष योग भी ये शुक्र बनाता हुआ दिख रहा है। तो करियर के लिए ये बढ़िया है। आपके करियर में ये जो शुक्र है ये आपको अच्छी सफलता दिलवाने वाले होंगे। विवाह के मामलों के लिए भी ये बढ़िया है। दशम में शुक्र का बैठना इस बात को दर्शाता है कि करियर में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो पंचमेश एवं द्वादशेश बनते हैं, यानी कि कारक ग्रह है शुक्र। शिक्षा, संतान, दोनों ही चीजों में ये आपको लाभ करवाने वाले होंगे शुक्र। और कुंडली के चौथे भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ भी ये शुक्र आपको देने वाला होगा। 7 डिग्री के साथ यहाँ पर शुक्र वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। गुरु की बात कर ली जाए तो गुरु 9 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ स्थान में। इस कुंडली में गुरु सप्तमेश एवं कर्मेश बनते हैं। सप्तम भाव यानी विवाह का भाव, और दशम भाव यानी करियर का भाव। सप्तमेश एवं कर्मेश होकर के गुरु लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। बिजनेस करने का योग यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। व्यापार वगैरह करना चाहेंगे, लाभ देंगे गुरु। और पत्नी के माध्यम से भी धन का लाभ, यहाँ पर पार्टनर के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से धन का लाभ देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 9 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं। करियर में खूब सारा धन देने वाले होंगे आपको। यहाँ पर बैठ करके गुरु कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करने वाले होंगे, मेहनत को थोड़े बढ़ा देंगे आपकी। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके शिक्षा के लिए बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया है। कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी,
ये आपके विवाह के लिए बढ़िया है, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देखेंगे, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं केतु की। कुंडली के 12वें भाव में केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। 17 डिग्री के साथ केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव में, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो शुक्र के जैसा ही परिणाम देंगे। शुक्र बढ़िया नजर आ रहे हैं इस कुंडली में। तो केतु यहाँ पर 12वें भाव में बैठा हुआ है। केतु 12वें भाव में हो तो एकांत प्रिय बनाता है, व्यक्ति को एकाकीपन देता है। इसी वजह से अध्यात्म के लिए 12वें भाव में केतु का बैठना बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर केतु हालांकि बहुत अच्छी राशि में नहीं है, तो एकाकीपन दो तरीके से होता है। एक तो व्यक्ति जब खुद चाहे, और दूसरा जब मजबूरी हो जाए। तो यहाँ पर केतु इस तरीके के परिणाम आपको दे सकता है। हालांकि शुक्र उच्च के हैं, ये अच्छी बात है। दशाओं की बात कर ले तो शुक्र की महादशा आपको चल रही है, जो कि 8 जनवरी 2029 तक रहने वाली है। शुक्र की दशा आपके लिए बढ़िया है। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा इस वक्त चल रही है, जो कि 9 नवंबर 2021 तक आपको रहने वाली है। गुरु इस कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं कहे जा सकते हैं, वो सप्तमेश बनते हैं। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह को इस कुंडली में बाधकेश भी माना जाता है। तो बहुत कारक ग्रह नहीं है इस कुंडली में गुरु, और उनकी अंतर्दशा इस वक्त आपको चल रही है। खराब भी नहीं बोला जाएगा गुरु को। विवाह के लिए और करियर के लिए ये गुरु अच्छा है, बाकी मामलों के लिए ये गुरु उतना अच्छा नहीं है इस कुंडली में। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। और व्यथा है आपकी कि ब्लड कैंसर है इस जातक को, फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हुआ है। ये एक पॉजिटिव बात है। डॉक्टर्स ने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि जल्दी डिटेक्ट हो गया, तो इसको ठीक होने के चांसेस लगभग 75% है, जैसा इन्होंने कहा। खैर वो जो भी है वो डॉक्टर्स का वो काम है और वो कर रहे होंगे। कुंडली से समझते हैं इनके स्वास्थ्य की बात को। कुंडली से समझते हैं कि क्या नजर आ रहा है कुंडली में। लग्नेश अष्टम भाव में षडाष्टक दोष, यानी कि शरीर कमजोर, यानी कि शरीर का भाव कमजोर। छठा भाव रोग का होता है, बीमारी का होता है। कौन सा ग्रह बैठा है? राहु। किस राशि में बैठा हुआ है? वृश्चिक में, जो कि काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि होती है। इसका मतलब है कि यहां पर अचानक से कोई रोग हो जाना, अचानक से कोई गुप्त शत्रु द्वारा घात करना, ये नजर आ रहा है आपकी कुंडली में। राहु की अंतरदशा आपको मैं बता दूं कि गुरु की जो अंतरदशा चल रही है उससे पहले आपको राहु की ही अंतरदशा चल रही थी, और अब यहां पर बैठे हुए हैं राहु, तो बीमारियां देंगे। ऐसी बीमारी देंगे जो सडन हो, बड़ी बीमारी दे सकते हैं। अब कुंडली का जो 8वां खाना होता है ना, ये बड़ी बीमारी को दर्शाता है, और लग्नेश यहां पर आकर के बैठे हुए हैं, तो ये उस बात की भी पुष्टि कर दे रहे हैं। एक और बात समझिए, आपको ब्लड कैंसर हुआ है। अब ये होता किस ग्रह के कारण है? देखिए चंद्रमा जो है ना, ये रक्त का कारक है। चंद्रमा रक्त का कारक है। मंगल का भी प्रभाव ब्लड के ऊपर होता है, यानी कि 2 ग्रह हमें देखना है विशेष रूप से, एक है चंद्रमा, एक है मंगल। दूसरी बात, कैंसर जो बीमारी है इसको हम देखते हैं कर्क राशि से, विशेषकर कर्क राशि से देखते हैं इसको, और दूसरी इसको मकर राशि से भी देखते हैं। तो अब इन चीजों को थोड़ा समझते हैं। और ये चूंकि बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, तो निश्चित रूप से कुंडली में कई सारे दोष इस तरफ इशारा कर रहे होंगे। देखते हैं और समझते हैं। चंद्रमा मंगल की बात हमने की कि ये ब्लड के कारक होते हैं। अब देखिए इस कुंडली में चंद्रमा मार्केश है, द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह को मार्केश कहते हैं। हालांकि चंद्रमा सूर्य को बहुत ज्यादा मारक होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन यहां पर ध्यान से समझिए, तीसरे भाव में आकर के चंद्रमा देवता बैठे हुए। तीसरा भाव त्रिक भाव माना जाता है, ठीक है। उससे भी बड़ी परेशानी यह है कि मंगल के साथ बैठे हैं, और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि इस कुंडली में मंगल मार्केश है, वो आपका षष्ठेश एवं वो लाभेश है। यानी सबसे अकारक ग्रह, यदि आप मुझसे पूछें कि इस कुंडली का सबसे अकारक ग्रह, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला ग्रह कौन है, तो उसमें सबसे पहला नाम मंगल का आएगा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मंगल के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, और ध्यान से समझिए मंगल वक्री हैं। चंद्रमा की डिग्री 15, मंगल की डिग्री 27, यानी कि मंगल पीछे चल रहे हैं, चंद्रमा की ओर बढ़ रहे हैं मंगल। इसका मतलब है कि ये चंद्रमा को और भी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड का यहां पर दिख गया कि ब्लड को अफ्लिक्शन हुआ, ब्लड वाले पार्ट को मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल इस कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी है, तो वो इस तरीके की परेशानी, बोन मैरो, ब्लड, इनसे जुड़ी हुई परेशानियां दे सकता है। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी राशि के बारे में, कर्क राशि एवं हम
इसको मकर राशि से भी देखेंगे। अब देखिए कर्क राशि, कर्क यानी होता ही ये कैंसर, इसको इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। और जब कैंसर रोग देखते हैं तब भी कर्क राशि का रोल सबसे ज्यादा होता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। जब कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो तो भाव को ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव माना जाता है इसको। लेकिन अब दृष्टियों को समझिए। शनि की 10वीं दृष्टि इस भाव के ऊपर है, राहु की 9वीं दृष्टि इस भाव के ऊपर है, और सूर्य की 7वीं दृष्टि इस भाव के ऊपर है। बुध की दृष्टि को भी आप ले सकते हैं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अस्त का भी है, थोड़ा कमजोर है। लेकिन चलिए मान लेते हैं बुध की भी दृष्टि है दूसरे भाव के ऊपर जो पॉजिटिव है। लेकिन 3 मेलेफिक ग्रह शनि, राहु और सूर्य तीनों दूसरे खाने को देख रहे हैं और स्पेशली कर्क राशि को देख रहे हैं। तो यहां से भी ये बात साबित हो जा रही है। अब कुंडली के सारे ही शुभ ग्रहों को आप देखिए। कुंडली के सभी शुभ ग्रहों को हम देखते हैं। सबसे बड़ा शुभ ग्रह हमें कौन किसके बारे में बताया जाता है? वो है गुरु। गुरु शनि के जस्ट सामने, इसका मतलब शनि की 7वीं दृष्टि इस गुरु के ऊपर पड़ रही है, यानी गुरु पीड़ित। शुक्र उच्च के हैं, लेकिन नवमांश में ये शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि ये उच्च होने का परिणाम बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है आपको। यहां हमें दिख रहा है कि शुक्र उच्च का है, लेकिन नवमांश में ये शुक्र नीच का है। और मैं बार बार कहता हूं, जितने भी वीडियोज बनाए हैं, 1000 वीडियोज कम से कम बनाए होंगे, चैनल के ऊपर 500 से ज्यादा वीडियोज हैं हमारे, और बाकी वीडियोज प्राइवेट में हैं, उसमें सब में मैंने कहा है कि यहां पर यदि नवमांश में ग्रह कमजोर हो तो उस ग्रह को बलि नहीं मान सकते हैं। तो ये शुक्र कमजोर है, नवमांश में नीच का है, और यहां पर भी समझिए तो राहु से दृष्ट है। गुरु शनि से दृष्ट है, शुक्र राहु से दृष्ट है। ठीक, बुध को समझिए तो बुध अष्टम में है, अस्त का है, और तृतीयेश सूर्य के साथ है, तो बुध भी अफ्लिक्टेड माने जाएंगे। सूर्य के साथ सिर्फ होने से अफ्लिक्टेड नहीं माने जाएंगे। दो बातें हैं, बुध खुद त्रिक भाव में है, दूसरा वो त्रिक के स्वामी के साथ है। और चलिए चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा 4थे नंबर पर पॉजिटिव ग्रह लिए जाते हैं, वो मार्केश मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और खुद भी ये चंद्रमा कुंडली में कारक नहीं होता है। क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ज्योतिष के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूं कि कुंडली में कैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कुंडली में क्या कारण मौजूद होता है या नहीं होता है। तो यहां पर जितने कारण मुझे समझ में आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। हो सकता है इसके अलावा और भी कोई कारण हो, बट मुझे जो मुख्य कारण लगा, जितना मेरा ज्ञान है उसके माध्यम से मैंने आपको समझाया। अभी आपने कहा कि ये ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, करीब 2 वर्ष चलेगा। बिल्कुल चलेगा, इसकी संभावना है कि ये ट्रीटमेंट 2 वर्ष चलेगा, और जैसा आपके डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की पॉसिबिलिटी है, और बहुत हद तक संभव है कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये जो समस्या हुई है ना, इसका क्या कह सकते हैं, देख रेख आपको लंबे समय तक करना होगा। यानी कि इतनी बड़ी जो गंभीर बीमारी हुई है इस जातक को, इसका देख रेख लंबे समय तक करना पड़ेगा। और वो दिख रहा है कि दीर्घकालिक रोग जिसको कहते हैं वो यहां पर दिख रहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं, ये ठीक होंगे, ठीक हो सकते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल के बावजूद इनको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि आयु के बारे में और आगे के भविष्य के बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, आयु की एग्जैक्ट गणना मैं कभी नहीं करता हूं। 2 प्रश्नों से मैं हमेशा बचता हूं, जी चुराता हूं, सच्चाई बता रहा हूं आपको। एक की कोई पूछता है एग्जैक्ट उम्र बताइए, मैं नहीं कैलकुलेट करता हूं। दूसरा कोई ये पूछता है लड़का होगा कि लड़की, संतान बेटा होगा कि बेटी होगी, वहां पर मुझे परेशानी होती है। लेकिन मैं आपको बहुत हद तक यहाँ पर हिंट दे देता हूं, या बहुत हद तक आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, इस कुंडली को देख करके जो मुझे समझ में आ रही है बात, वो ये है कि जातक को स्वास्थ्य की विशेष परेशानी है। ठीक है, आई रिपीट, जातक को स्वास्थ्य की विशेष परेशानी मुझे दिख रही है। आयु छिन्न है ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, दोहराता हूं आपके समक्ष। इस जातक को स्वास्थ्य की परेशानी दिख रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आयु छिन्न है या आयु बहुत कम है ऐसा नहीं नजर आ रहा है इनकी कुंडली को देख करके। ठीक है, आगे का भविष्य जानना चाहते हैं। देखिए, ये परेशानी गुरु की दशा में आपको जो चल रही है अभी, तो ट्रीटमेंट वगैरह के में आप लगे ही हुए हैं, इसमें लाभ दिखेगा आपको।
उपाय आपके लिए मैं बताता हूं। मैं आपके विश्लेषण से पूर्व मैंने कुंडली जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुंडलियां होती है D27 और D30 भी, लगन देखा, नवमांश देखा, D27 देखा और D30 देखा, उसके बाद मैं आपको आखिर में उपाय दूंगा। प्लीज उन उपायों को कीजिएगा। बहुत मेहनत मैंने किया है उन उपायों को लिखने में, उस उपाय को समझने में कि एग्जैक्ट क्या उपाय देना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय बता रहा हूं, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी। कीजिएगा, उम्मीद है कि प्रभु इस जातक की रक्षा कर पाएंगे। नवमांश के ऊपर चलते हैं। नवमांश कुंडली में ये जो मंगल और गुरु हमें अच्छे दिख रहे हैं, ये दोनों राहु केतु से पीड़ित हैं। ये दोनों ग्रह राहु केतु से पीड़ित हैं। शुक्र जो अच्छा दिख रहा है वो नीच का होकर के बैठा हुआ, हालांकि नीच भंग हो रहा है उसका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परेशानी नवमांश में भी है और राहु केतु बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपको इस परेशानी को देने में। D27 की बात कर लेते हैं, वो भी मेरे सामने है। वहां पर उससे मैं रोग देखता हूं, अगर कुछ विशेष किसी को परेशानी हो तो मैं उस चार्ट को देखता हूं। इन्होंने बताया कि टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप देख भी सकते हैं, 2:58 इन्होंने बताया है, तो मैं रिलाई कर सकता हूं इनके द्वारा बताए गए समय पर। तो D27 जो चार्ट है इनका, उसमें भी मंगल राहु से ग्रसित है, पीड़ित है, और उस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। कहने का क्या तात्पर्य है कि आपकी कुंडली में, इस जातक की कुंडली में राहु जो है ना, लगन में, नवमांश में, D27 में और इवन D30 में भी मैं आपको बताता हूं कि ये राहु बहुत हद तक इस जातक को परेशानी में डाल रहा है, बहुत ज्यादा। और राहु की अंतर्दशा अभी जस्ट गुजरी है, वो भूल जाइए कि राहु डिटेक्ट होने नहीं देता है चीजों को। अच्छी बात है कि गुरु की आप इनको अंतर्दशा चली, डिटेक्ट हो गया मामला, वरना राहु ऐसे हैं और ऐसी राशि में बैठे हुए हैं, वो डिटेक्ट ही नहीं होने देते हैं और परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। तो उपाय दे रहा हूं, आपको फोर्स करूंगा। मैं आमतौर पर बोलता नहीं हूं उपाय करने के लिए, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन इस जातक के लिए मैं बोलूंगा उपाय करिएगा। मुझे उम्मीद है कि इनको लाभ मिलेगा। मेरे हिसाब से जितना सटीक उपाय मैं लिख सकता था मैंने लिखा है, मैं आपको बता दूंगा। आमतौर पर मैं उपाय लिख के नहीं बैठता हूं, अभी मैं उपाय लिख के बैठा हूं क्योंकि इनके कई सारे चार्ट को मैंने देखा है, बहुत गहन अध्ययन किया है मैंने। तो उपाय पर चलते हैं। आने वाला समय मुझे लगता है कि बेहतर होगा। दोहराता हूं, आने वाला समय उम्मीद है कि ये बेहतर होगा, लेकिन फिर भी समय बहुत बढ़िया है या एकदम से जो है सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा, उसमें काफी समय लगेगा, उसमें काफी समय लगेगा। आपका इनका जो अष्टम भाव है ना, वो इनका लगभग समझा जाए तो कोई ना कोई मारक ग्रह या अष्टम भाव से जुड़े ग्रह इनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब दशाओं की मैं बात कर रहा हूं। अभी गुरु की चल रही है अंतरदशा, फिर शनि की आएगी, वो भी अष्टमेश बनते हैं इस कुंडली में। फिर उसके बाद बुध की आएगी, वो अष्टम में जाके बैठा है। फिर केतु की आएगी, वो 12वें में बैठा है अस्पताल में। कहने का मतलब ये नहीं है कि जातक के पास जो है ठीक होने का कारण नहीं है, जातक ठीक नहीं होगा या उम्र कम है, नहीं, ये सब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ध्यान रखना पड़ेगा लंबे समय तक, यही है सार इस बात का। और बाकी प्रभु के हाथ में है, और मेरे से जितना हो सकता था मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे राहु डाउन होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे 10 माला, एक नहीं 10 माला प्रतिदिन। ऐसा तब तक करेंगे जब तक 1.25 लाख मंत्र पूरे ना हो जाएं। एक दिन में आप 10 माला कर रहे हैं तो ये करीब 1000 के आसपास आप लगा लीजिए कि 1000 मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, करीब 1100 भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप 1.25 लाख मंत्र तक जाप करें, वो चाहे 2 महीने में हो 3 महीने में हो, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्रतिदिन 10 माला, चाहे तो सुबह 5 माला, शाम 5 माला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिदिन 10 माला करेंगे। सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं या शनिवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। 1.25 लाख मंत्र जाप जब पूरे हो जाए तब इसका दशांश हवन कर लीजिएगा कम से कम। अगर उतना, मतलब 12,000 मंत्रों से हवन कर लीजिएगा। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो एक छोटा सा हवन कर लीजिएगा, 10 माला का ही हवन कर लीजिएगा। अगर उतना भी 12,000 मंत्र का भी नहीं कर सकते हैं तो अपने से छोटा सा एक हवन कर लीजिएगा, इसी मंत्र के साथ लाभ मिलेगा।
अगर वो भी ना हो पाए तो कम से कम ये मंत्र जाप तो जरूर करिए, अपने से करिए। दूसरा, जब ये संख्या पूरी हो जाए, हवन भी आप कर लें अगर संभव हो। उसके बाद प्रतिदिन एक एक माला सुबह शाम करेंगे। कितना पहले कर रहे थे? 10 माला, एक पूरे दिन में 10 माला कर रहे थे, चाहे जैसे भी कर रहे थे। अब क्या करना है? एक माला सुबह, एक माला शाम, प्रतिदिन करना है और लंबे समय तक करना है। अब ये जातक सिर्फ 9 वर्ष के हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं करेंगे। कौन कर सकते हैं इनके बदले? तो माता पिता। मैं बार बार कहता हूं संभव हो तो खुद से करें, जितना हद तक संभव हो खुद से करें। लेकिन यदि कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा है, उससे वो नहीं कर सकता है, तो फिर माता पिता संकल्प लेकर के कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये कर रहा हूं, हे ईश्वर मेरे बच्चे की रक्षा करें, और उसके बाद वो मंत्र का जाप कर लेंगे। प्रतिदिन ऐसे करना है और संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं। प्रतिदिन करना है, माता या पिता कोई भी एक करेगा। ये नहीं कि आज माता कर रही है कल पिता कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। किसी दिन मान लीजिए कि माता जी इनकी कर रही हैं, 1 महीना तक माता जी ने किया, किसी कारण से माता जी मान लीजिए अस्वस्थ है या वो नहीं कर सकती हैं 4 दिन 5 दिन किसी कारणवश, तो उस दौरान पिता इनके कर सकते हैं संकल्प लेके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर दिन मत बदलिएगा, आज पिता कल माता, आज पिता, ऐसे मत कीजिएगा। अगला उपाय है नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ये भी माता या पिता में से कोई कर सकते हैं अपनी संतान के लिए। 25 मिनट का समय लगेगा आपको इसमें। राहु से जुड़ी वस्तुओं का दान करेंगे बुधवार एवं शनिवार की शाम को। राहु से जुड़ी वस्तुएं जितनी भी होती हैं, आप उनमें से जो भी वस्तुएं आपको मिल जाए उसका दान करेंगे। किसी गरीब को कर सकते हैं, अपाहिज को कर सकते हैं, नहीं तो यदि कोई सफाई कर्मचारी मिले, किसी भी प्रकार का सफाई कर्मचारी मिले, उसको दान करेंगे, जबरदस्त लाभ मिलेगा आपको। तो ये 3 उपाय मैंने आपको दिए हैं। ये तीनों उपाय मेरे हिसाब से इस कुंडली को परिवर्तित करने का मादा रखते हैं। बहुत बड़े उपाय दिए हैं, एक भी रुपए मेरे हिसाब से खर्च होने वाला उपाय नहीं दिया है मैंने। ऐसा उपाय दिया है जो आप कर सकते हैं, और जो अगर आपको लग रहा है कि कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि 10 माला ये मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा लगेगा, 80 से 90 मिनट लगेगा एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और फिर जब 1.25 लाख हो जाए तो उसके बाद तो फिर मुश्किल से आपको 25-30 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो इतना कर सकते हैं, ऐसा कोई उपाय नहीं दिया है जो कि नहीं किया जा सकता है। आई रिपीट, कोई ऐसा उपाय मैंने नहीं दिया है जो नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बोलता 1.5 लाख मंत्र का जाप करवाइए ब्राह्मण के द्वारा, वो भी आप करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप अपने से कीजिए, मतलब अपने बच्चे के लिए आप माता पिता करें खुद से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय है, खुद से करना है, कहीं नहीं जाना। और आप जब करेंगे तो आपकी भावनाएं जुड़ी हैं इस बच्चे के साथ, क्योंकि ये आपकी संतान है, तो इस बच्चे पर इसका असर होगा, फलीभूत होगा। और हर प्रकार से खान पान जो है वो सात्विक रखेंगे, हर प्रकार से खान पान सात्विक रखेंगे। चलिए, तो ये मैंने उपाय दिए हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए उपाय नहीं करेंगे तो फिर आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ये बेहतर रिजल्ट दे देगा। अगर परेशानी आनी होगी वो आएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी, लेकिन उपाय करेंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे, लाभ मिलेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए, तो ये था इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन, 9 वर्ष के बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ यदि आप सभी कुछ सलाह देना चाहें इस जातक को, इनके परिवार वालों को, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इनको सलाह दे सकते हैं, आपकी बात इन तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।